हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था प्राचीन काल में स्थानीय प्रशासन का विकास। आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन का विकास। अगर मध्य युग की बात करें तो मध्यकाल में सारे जितने भी मुस्लिम शासक होते हैं वो उनको सम्मिलित किया जाता है। अ, इन इसे मुस्लिम काल भी कहा जाता है। मुगलों से पूर्व तथा मुगलों के काल दोनों में लोकतांत्रिक तथा स्वशासित स्थानीय प्रशासन के संस्थानों का और नुकसान हुआ था। मुगलों से पूर्व एवं मुगल काल में क्या स्थानीय संस्थाओं का कुछ ह्रास हुआ था। इसके जो मुख्य कारण थे वो इस प्रकार थे। क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही या लंबे समय से अस्थायित्व तथा विदेशी आक्रमण होते रहे, जिसका प्रभाव स्थानीय शासन पर भी पड़ा, जैसा कि उस समय अन्य देशों में भी था। भारत में मुसलमान प्रशासन सामंती तथा गैर लोकतांत्रिक थे। सरकार के कार्य काफ़ी कम हो गए थे। दिल्ली की सल्तनत तानाशाही थी और नौकरशाही का बड़ा या बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण पाया जाता था। नगर का असैनिक प्रशासन जो असैनिक प्रशासन होता था वह एक अधिकारी के हाथ में होता था, जिसका नाम क्या था, मुहतासिब। मुहतासिब नाम का एक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था जो संपूर्ण नगर पर नियंत्रण रखता था। उसके कार्य विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं की देखभाल करना, जल आपूर्ति करना, कुओं की देखभाल करना, मुसाफिरों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करना, सार्वजनिक भवनों की देखरेख करना, जो भवन या मकान गिरने वाले थे उनको गिराना, मरम्मत करवाना, व्यापार केंद्रों का निरीक्षण, नाप तोल की जांच करना, खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकना आदि उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। और ये जो कार्य होते थे उन कार्यों से ऐसा लगता है कि जैसे जो कार्य आज हमारे भी वर्तमान में नगरों में किए जाते थे, उस समय यह मुगल काल में या जो मध्य का युग में नगर में भी किए जाते थे। मध्य युग का एक शासक था शेरशाह सूरी, और उसके उपरांत जो मुगल आए थे उनमें से खासकर अकबर, उन्होंने सामान्य प्रशासन में बहुत बड़ा सुधार किया। खास तौर पर राजस्व प्रशासन में बहुत ज़्यादा उन्होंने सुधार किए। अगर उनके उस सुधारों की बात करें तो ग्राम पंचायत पर इनके 3 महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला है, कुछ क्षेत्रों में पुलिस कार्य का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीय स्तर की सत्ता ने पुलिस कार्य अपने अधीन ले लिए और पंचायत को शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्यों से इनको दूर रखा गया है। दूसरा, बहुत से गांवों में ग्राम मुखिया का महत्व को बढ़ा दिया गया, जिससे पंचायत की सत्ता में कमी आई, क्योंकि केंद्रीय या प्रांतीय सरकार ने कर वसूल करने तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का सारा दायित्व ग्राम के मुखिया को सौंप दिया था। इसलिए ग्राम पंचायत के शक्तियों में कुछ कमी आएगी थी, लेकिन फिर भी कुछ गांवों में पंचायतें बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। तीसरा प्रभाव पड़ा, मुगलों ने जो कर व्यवस्था लागू की उसके कारण राजस्व किसानों तथा जमींदारों और एक अन्य मध्य वर्गीय नागरिकों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ था, जो करदाता और प्रशासन के बीच में बिचौलिया का कार्य करता था। 18वीं शताब्दी में मुगलों की शक्ति कम होने के कारण इन जमींदारों का नियंत्रण गांवों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, 3 तरह के इसका प्रभाव पड़ा था। और मुगलों से पूर्व भारत में कोई नगरीय प्रशासन का ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और मुगल काल में जो जितने भी मुस्लिम शासक हुए थे वो अधिकतर नगरों में ही रहते थे। मुगलों ने स्थानीय प्रशासन की एक विस्तृत व्यवस्था विकसित की थी। यह देखा गया है कि हर नगर को वार्डों में विभाजित किया गया और हर वार्ड में एक विशेष समुदाय के लोग रहते थे। प्रत्येक वार्ड को मोहल्ला भी कहा जाता था और हर वार्ड में एक मीर मोहल्ला होता था।
जो वहाँ के निवासियों का प्रतिनिधि होता था। हर वार्ड का जो प्रधान होता था उसको क्या क्या कहलाता कहते थे, मीर मोहल्ला। नगर प्रशासन के उच्च अधिकारियों को कोतवाल कहा जाता था। जो नगर प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी था उसे कोतवाल कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था, जिसे पुलिस के अधिकार प्राप्त थे, वित्तीय अधिकार प्राप्त थे, कार्यकारी अधिकार उसे प्राप्त थे, और इसके अलावा बहुत सारे नगर सुधार या नगर से संबंधित कार्य भी करता था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, उसमें उसने कोतवाल के बहुत सारे कार्यों को बता रखा है, और उसे नगर का राज्यपाल भी कहा जाता था। उसके हाथ में नगर पुलिस की अध्यक्षता भी वही करता था। इसके अलावा मजिस्ट्रेसी यानी न्याय संबंधी कार्य भी वही करता था। मध्यकाल में और मुगल काल में, मुख्यतः मुगल काल में क्या कि जो समाज की संरचना की रचना क्या थी, सामंती थी। इसलिए राज्य की विशाल शक्तियाँ तथा विभिन्न कार्य एक ही व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथ में होते थे। मुगल प्रशासन का ढांचा इस प्रकार था कि वह स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में किसी लोकतांत्रिक प्रशासन को का प्रभाव नहीं बढ़ाना चाहता था। मतलब स्थानीय प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रशासन की संभावना को ही वह पसंद नहीं करता था। नगर के लोगों को वहाँ के मामलों का प्रबंध करने में सम्मिलित नहीं किया जाता था, और नगर का प्रशासन केंद्रीय सरकार पर ही आश्रित था या निर्भर था। मतलब नगर का प्रशासन है ना, वहाँ के लोगों की भागीदारी नगण्य थी, कुछ भी नहीं थी, और जो प्रशासन चलता था वह केंद्रीय स्तर द्वारा ही संपादित किया जाता था। और नगरीय प्रशासन को चलाने के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कोतवाल का कहा जाता था, और कहीं कहीं से राज्यपाल भी कहते थे। उसे मजिस्ट्रेसी कार्य और पुलिस कानून व्यवस्था संबंधी कार्य भी उसे प्रदान किए गए थे। और जो नगरों पर नियंत्रण सीधा केंद्रीय स्तर से किया जाता था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भी मध्य युग और जो मुगल भारत में जो नगरीय संस्थान, नगरीय तो विद्यमान थे, लेकिन नगरीय संस्थान कहीं दिखाई नहीं देता था, जिसमें ऐसा कोई नगरीय संस्थान नहीं दिखाई देता जिसमें जो स्वशासन की तरह वह कार्य कर सकें या उसे स्वशासन की शक्तियाँ प्राप्त हो। जबकि प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन था जिसमें स्थानीय प्रशासन भी सम्मिलित किया जाता था। स्थानीय प्रशासन द्वारा ही नगरों का संचालन किया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य हैं, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक आए वो सैनिक तानाशाही थे, और इन्होंने स्थानीय शासन को पूर्ण रूप से विलुप्त करने की कोशिश की। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो अंग्रेजी युग, ठीक है। जो अंग्रेजी युग में स्थानीय प्रशासन का विकास किस तरह हुआ था, और ये सबसे महत्वपूर्ण युग था, और इसी की जो बहुत सारी विशेषता में वर्तमान की प्रशासन में, स्थानीय प्रशासन में भी हमें दिखाई देती है। ऐसे तो अगर बात करें तो वर्तमान में जो स्थानीय प्रशासन है उसका प्रभाव मध्यकाल, प्राचीन काल और अंग्रेजी युग तीनों का ही दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेजी युग ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।